चुका हूँ आज इस नए लेक्चर में, जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, दैट इज़ शैलो फाउंडेशन। अच्छा, इस शैलो फाउंडेशन में को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे बोरहोल लॉग्स की, और जो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, जब हम साइट इन्वेस्टिगेशन के बाद जो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। देन वील बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ शैलो फाउंडेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इट। सो लेट अस बिगिन नाउ। तो बोरहोल लॉग की बात करते हैं यदि, तो जैसा नाम से आपको पता चल रहा है बोरहोल, ठीक है, बोरहोल का जो भी लॉग या रिपोर्ट है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। ऑलराइट, सो आफ्टर द सॉइल इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन completed and lab tests become available, then the ground conditions which have been discovered in each borehole is summarized in form of a borehole log. तो हमने अभी तक लेक्चर नंबर 1 से अगर हम बात करें तो हमने बात करी थी क्या, कि किस तरीके से आप बोरिंग कर रहे हो, देन सैम्पलिंग, अलग अलग मेथड्स हमने बात करी थी, बोरिंग की, सैम्पलिंग की। उसके अलावा हमने बात करी थी अलग अलग मेथड्स की, जैसे कि सीस्मिक रिफ्रैक्शन हुआ गया, और हमने बात करी थी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड की। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स जिससे आपको कुछ ना कुछ डेटा ऑब्टेन हुआ। After the data has been obtained, now you have to summarize that data. All right. So this data summarization, and if you talk about the particularly about the borehole, तो आप borehole log prepare करते हैं. All right. So what is the data there? First is the method of investigation. Second is the details of equipment used. All right. कि आपने किस प्रकार से आपने यूज़ किया है, किस चीज़ को आपने यूज़ कर रखा है. थर्ड इज होल का जो लोकेशन है, ग्राउंड लेवल है और डायमीटर है, वो तीनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं. ऑलराइट, सो बिकॉज यू हैव टू क्लोज द बोरहोल इफ देयर इज नथिंग विच यू कैन फाइंड आउट देयर. ऑलराइट, देन नेम ऑफ द क्लाइंट एंड द प्रोजेक्ट. ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे बोरहोल लॉग्स के लिए. लेट अस गो ब्रीफली इनटू दिस. व्हाट आर द अदर डेटा विच आर जनरली prepared? That is the soil profile with the elevations of different strata, कि किस प्रकार की सॉयल है, सैंड है, क्ले है, क्या नहीं है. ऑलराइट, देन ग्राउंड वाटर टेबल लेवल, देन द टर्मिनेशन लेवल ऑफ बोरहोल, कितनी डेप्थ तक आपने एक्सकेवेशन कर रखा था. देन द फोर्थ इज द डेप्थ एट विच सैंपल वॉज टेकन, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. देन टाइप ऑफ द सॉयल सैंपल, बिकॉज लैब टेस्ट आपका उसी के हिसाब से निर्धारित होगा कि कौन सा लैब टेस्ट किस सॉयल के लिए होगा. Then there is result of the lab test, that is also represented in this borehole log. Then n values at measured elevations. So these are the different SPT values which we would have obtained. Okay, तो ये देखिएगा, ये कहाँ पे, यहाँ पे ये जो IS कोड है उसमें ये चीज़ दे रखी है. What is this? This is the borehole log, a sample of the borehole log. तो नेम ऑफ द बोरिंग ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से कोई भी XYZ कंपनी होती हैं, अलग अलग कंपनीज जो है इसको कंडक्ट करा रही होती हैं. तो यू कैन सी दीज थिंग. बोर्ड फॉर जो भी क्लाइंट होगा उसके बारे में चीज़ें होंगी, ग्राउंड सरफेस लेवल क्या है, देन टाइप ऑफ बोरिंग क्या है, जैसे यहाँ पे वॉश बोरिंग बोला गया तो डैट इज़ देयर. डायमीटर क्या है बोरिंग का, डैट यू विल बी फीलिंग देयर. इंक्लिनेशन वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, या कैसा है, डैट इज़ देयर. बोरिंग के बारे में है. फिर लोकेशन जो भी आपकी साइट होगी उसके बारे में है, बोरिंग नंबर कौन सा है, किस प्रकार का आपने सॉयल सैम्पलर यूज़ किया है. ऑलराइट, डैट इज़ देयर. सॉयल सैम्पलर के बारे में हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया था इससे पहले. देन कब स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ. ऑलराइट, सो व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट इज़ समराइज्ड हेयर. अच्छा, हम बात करते हैं डेटा की. अब किस प्रकार का है, फाइन टू मीडियम सैंड है ना, या फिर उसके साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो है. सॉयल का क्लासिफिकेशन आपने उसके बाद किया, जब आपको डिस्क्रिप्शन हुआ कि स्टेटा इस प्रकार का है ना. ये जो पूरा स्टेटा है, दिस वन, दिस इज़ लाइक दिस, कि 1 मीटर की डेप्थ पे, 2 मीटर की डेप्थ पे, 3 मीटर की डेप्थ पे, 4 मीटर की डेप्थ पे कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, है ना. लेट्स से दिस इज़ द ग्राउंड लेवल, हम मान के चलते हैं कि ये ग्राउंड लेवल है आपका, और फिर उसके बाद नीचे जो आपका स्टेटा बनाते हैं वो इस हिसाब से बना देते हैं, है ना. सो यदि ये क्ले है, सिल्टी क्ले है यहाँ पे, तो वी डो नॉट बाइट दिस, और जो जो डेप्थ पे मिला है हमको, हम उस डेप्थ को यहाँ पे मार्क करते चलते हैं. अच्छा, रिड्यूस लेवल ऑफ दिस लोअर कॉन्टैक्ट, दैट इज़ देयर. देन सैम्पल्स की अगर आप बात करते हो तो अनडिस्टर्ब्ड सैम्पल है कि डिस्टर्ब्ड सैम्पल है, रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है, बात उसकी भी यहाँ पे हम लोग करते हैं, है ना. डिस्टर्ब्ड है तो क्या यूज़ हो सकता है आपके लिए, तो आप उसकी बात करोगे तो वहाँ पे आप रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल की बात कर रहे होगे, है ना. यदि रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल नहीं है तो आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते. देन हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर लेवल का क्या है, एंड देन वॉट एवर अदर फाइंडिंग्स दैट यू कैन फाइंड आउट, दोज ऑल्सो यू हैव टू जस्ट मैंशन इट देयर. तो ये IS 1892 का है सैम्पल दैट इज़ गिवन हेयर. बुक में भी ऐसा ही दे रखा है कुछ, अगर आप इस बुक को रेफ़र करते हैं सो आपको यही बोरहोल लॉग आपको वहाँ पे मिलेगा. वैसे ही है, जैसा आपका सॉइल स्टेटा है, लेट्स से सैंड है तो आपका ये कर रखा है ना,
और किसी डेप्थ पे जाके चेंज हो गया है तो आपको वो वाला डेप्थ मेजर करना है, आपको डेप्थ आपको मेंशन करना है यहाँ पे, है ना। यहाँ आपको सैंड मिल गया, इवन आपको वाटर टेबल यहाँ पे मिल गया, तो आप यू मेंशन हेयर कि ये जो है यहाँ पे डेप्थ पे मिल रहा है ना। वी कैन सी दिस इज़ अ CH, दैट इज़ अ किस प्रकार की क्ले है, क्ले जिसकी हाई प्लास्टिसिटी है, एंड देन सिल्टी सैंड इज़ देयर SM। तो किस प्रकार का है सैंपल आपने कौन सा लिया है, जहाँ पे U है दैट इज़ द, यहाँ पे U है दैट इज़ अनडिस्टर्ब्ड सैंपल, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है दैट इज़ द R। तो R और U यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट कर रखा है कि किस प्रकार का सैंपल आपने ऑब्टेन कर रखा है। अच्छा, N की वैल्यू भी जहाँ पे SPT टेस्ट कर रखे हैं वहाँ पे जो है आप N की वैल्यूज़ भी देखते हैं। सिमिलरली जो प्रेशर की बात कर रहा हूँ QU, तो वो कितना वैल्यू आया है ना। वाटर लेवल आपने कहाँ पे पाया है, कितना है, इस डेट को है ना, इस डेट को आपने ये चेक किया था तो आपको वाटर लेवल इतना मिला था। ऑलराइट, तो आप थोड़ा सा वेरिएशन देख सकते हैं यहाँ पे, बट वो मेजरिंग के टाइम ही रहा होगा। और साथ में यहाँ पे आप कर रहे हो रिफ्यूज़ल या टर्मिनेशन, कहाँ पे बोरहोल आपने बंद कर दिया, उसके बाद आपने फिर एक्स्ट्रा डेप्थ पे एक्सकेवेशन नहीं किया, ओके, डिगिंग नहीं कर रखी है। सो दैट इज़ देयर। तो ये जो बोरहोल लॉग्स होते हैं, दीज बोरहोल डेटा, ओके, डेटा फ्रॉम दीज नंबर ऑफ बोरहोल्स कैन बी यूज टू ऑब्टेन अ सबसॉइल प्रोफाइल। सबसॉइल प्रोफाइल क्या होती है? इट इज़ अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सबसॉइल स्टेटा अलॉन्ग अ सिलेक्टेड लाइन ऑफ बोरहोल्स। अभी देखना डायग्राम में तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ और क्लियरली। इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सबसॉइल प्रोफाइल एट इंटरमीडिएट लोकेशंस विच मे नॉट हैव बीन कवर्ड बाय द बोरहोल, ओके। क्योंकि आप हर जगह पूरे डिस्टेंस भर में तो आप बोरहोल डिग नहीं करोगे, सिर्फ कुछ कुछ जगहों पे बोरहोल आप डग कर रहे होगे। सो बाकी का जो स्टेटा है वहाँ पे किस प्रकार का सॉइल है वो आपको पता करने के लिए ये सब सॉइल प्रोफाइल आपको हेल्प करेगी। लेट अस सी हियर, दिस इज़ अ सब सॉइल प्रोफाइल हियर, कि किसी एक डिस्टेंस पे, है ना, जैसे आप डिस्टेंस पे जा रहे हो तो आपको यहाँ पे वाटर टेबल मिल गया, लेट से यहाँ पे वाटर टेबल मिला, है ना, बट आपने बोरहोल कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है? सिर्फ और सिर्फ ये रहा, ये रहा, ये और एक ये बोरहोल, तो आपने सिर्फ 4 ही जगह पे कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं। बट आपको पता है क्या कि किस प्रकार का वेरिएशन आपको मिल रहा है? यदि आप डिस्टेंस पे जा रहे हो, कुछ डिस्टेंस लेट से 100 मीटर की दूरी पे गए, तो आपने 100 मीटर पे एक बोरहोल डिग किया यहाँ पे, फिर उसके बाद 200 मीटर पे आपने यहाँ बोरहोल डिग किया, 300 मीटर पे यहाँ पे बोरहोल डिग किया। तो डिस्टेंस तो आप कवर कर रहे हो, बट बीच का स्टेटा कैसा है? जो ये 100 से 200 हुआ, है ना, 200 से 300 हुआ, इसके बीच का स्टेटा कैसा है वो आपको पता करने के लिए क्या होगा? दैट इज़ दिस पार्ट हियर। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी सॉइल आपको यहाँ पे मिल रही है, तो आप उसके हिसाब से ड्राइव करते हो कि यहाँ पे येलोइश है, देन यहाँ पे क्ले, एक्चुअली येलोइश क्ले है, यहाँ पे आपका ग्रेवल है, ऑलराइट, ग्रेवली सैंड है, यहाँ पे आपका वेल पुअरली ग्रेडेड सैंड है। तो जिस प्रकार का भी है वो आपका सब सॉइल प्रोफाइल आपको हमेशा तैयार करना होगा। सो इसी के हिसाब से आप क्या करते हो, पहले हमने बोरहोल लॉग की बात करी, देन हमने बात करी हम सब सॉइल प्रोफाइल तैयार करते हैं, और साथ ही साथ में हम बात करते हैं साइट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की, बिकॉज दिस विल बी यूजफुल व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रक्चर। जब आप पूरा इन्वेस्टिगेशन कर चुके होगे तब आप साइट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे, एंड देन दैट विल बी हैंडेड ओवर टू द क्लाइंट और समन who is going to construct the structure there. So this site investigation report is prepared at the end of the investigation, exploration and the testing program. When the entire process is end, at that point this report is being prepared. Now this report consists of what? These are certain introduction, and this references are the basic things which is included in each and everywhere. Now what are the important points? That is this borehole log, field and laboratory test के result जो भी आपने कर रखे हैं, then analysis of data, जो भी डेटा आपको ऑब्टेन हुआ है उससे कुछ ना कुछ आपके इन्फरेंसेस होंगे, तो वो इन्फरेंसेस आपको यहाँ पे लिखने हैं। देन द रिकमेंडेशंस दैट यू सजेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड विच हैव टू बी केप्ट इन माइंड वाइल कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम अपनी यूनिट 1 को एंड करते हैं, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, नया यूनिट, दैट इज़ द शैलो फाउंडेशन। सो इफ यू टॉक अबाउट द कोर्स आउटकम, इट इज़ द एनालाइजिंग द बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट ऑफ द सॉइल फॉर शैलो फाउंडेशन। अच्छा, बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, सेटलमेंट क्या होता है, हम इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा ये समझिएगा कि 2 अलग अलग क्राइटेरिया हैं, ठीक। बियरिंग कैपेसिटी, कितना सॉइल झेल सकती है, कितना लोड, ये हो गया बियरिंग कैपेसिटी। यदि मैं बात करता हूँ सेटलमेंट की, हर एक सॉइल में कुछ ना कुछ सेटलमेंट तो ऑब्जर्व होगा, कोई भी लोड लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉइल में कुछ ना कुछ दबाव आएगा तो सॉइल कुछ ना कुछ धंस रही होगी। तो बियरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट 2 अलग अलग क्राइटेरिया हैं, हमें दोनों ही क्राइटेरियाज पे चेक करना पड़ेगा कि फाउंडेशन हमारा सूटेबल है कि नहीं है। ऑलराइट,
यदि फेल कर रहा है किसी भी एक क्राइटेरिया में, देन वी विल नॉट बी कंसिडरिंग दैट थिंग देयर। क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे, लेट्स सी हियर। पहला है बियरिंग कैपेसिटी, देन डिज़ाइन क्राइटेरिया। डिज़ाइन क्राइटेरिया की यहाँ बात कर रहे हैं, बट शैलो फाउंडेशन का जो डिज़ाइन है हम उसको भी पढ़ेंगे, बट उसको हम नेक्स्ट यूनिट में कवर कर रहे होंगे। देन वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बियरिंग कैपेसिटी। ओके, बियरिंग कैपेसिटी के कई सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। देन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, कितने डेप्थ पे बनना चाहिए, कितने डेप्थ पे नहीं बनना चाहिए, है ना, बिकॉज फ्रॉस्ट ही हो सकता है और वाटर टेबल पाया जा सकता है, तो क्या क्या चीज़ें होंगी डैट इज़ इंक्लूडेड हेयर। देन वी टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ शेयर फेलियर, इसके बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार के शेयर या सॉयल फेलियर पाए जाते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन, वो तो हम देखते हैं, आज ही हमारा टॉपिक ये कवर होगा, टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन। देन वील टॉक अबाउट द कॉन्टैक्ट प्रेशर अंडर रिजिड एंड फ्लेक्सिबल फुटिंग्स। Then we'll talk about the bearing capacity theories of Terzaghi, Meyerhoff and Hansen. Also we'll be covering the bearing capacity method by which we calculate the method, this bearing capacity, that is the IS code method. फिर हम बात करेंगे settlement of the shallow foundation, settlement कितना होगा, alright, that is its estimation and the different components of it. We will also talk about the immediate consolidation and then differential settlement. तो ये सारे टॉपिक हमारे कवर होंगे इस shallow foundation के मॉड्यूल नंबर 2 में. So now let us begin here. सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो लोड ट्रांसफ़र या लोड पाथ। ओके, तो अभी हम टॉपिक में एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि किस तरीके से लोड ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 टर्म्स दे रखे हैं, स्लैब हो गया, देन बीम हो गया, कॉलम हो गया, फुटिंग हो गया और सॉयल हो गया। तो यहाँ पे समझिएगा, लेट्स से इफ यू कंस्ट्रक्ट द, लेट्स से स्लैब अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये स्लैब है अगर मान लो, है ना, इस तरीके से। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, ये स्लैब हो गया और, है ना, तो ये यहाँ पे फुटिंग हो गई और यहाँ पे एक फुटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिंपल बस स्लैब दिखाने के लिए बना रखा है। तो दिस इज़ द फोर्थ लेग, है ना, ये जो पीछे वाला जो पोर्शन है दिस इज़ द फोर्थ लेग। तो ये डॉटेड पोर्शन दिखा रखा है, दैट इज़ द फोर्थ लेग, दैट इज़ द फोर्थ कॉलम। अच्छा, ये जो बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो गई, यहाँ पे बीम हो गई, ये क्या हो गया यहाँ पे बीम हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे बीम और ये भी बीम। तो ये चारों जो बाउंड्रीज हैं दैट इज़ द बीम। ये क्या हो गया, कॉलम हो गया, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम और ये भी एक आपका कॉलम हो गया। जो ये पूरा पोर्शन है, टॉप पोर्शन, ये क्या हो गया आपका स्लैब हो गया। ये क्या हो गया आपका फुटिंग हो गया, ये भी आपका फुटिंग हो गया, दिस इज़ ऑल्सो फुटिंग एंड दिस हेयर इज़ ऑल्सो फुटिंग। नीचे जो पोर्शन है दैट इज़ द सॉयल। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ अब कि किस प्रकार से लोड ट्रांसफ़र होता है, सबसे पहले क्या होगा, लेट्स से दिस इज़ अ स्लैब और मैं अगर बात करता हूँ ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जो स्लैब होगा, इस स्लैब का क्या होगा, जो लोड ट्रांसफ़र होगा वो इस तरीके से बीम पे ट्रांसफ़र करेगा। पहले जो पूरा स्लैब है, जो चौकोर पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या करेगा, बीम पे लोड को ट्रांसफ़र करेगा। ये रहे आपके बीम्स, है ना। इसके बाद क्या होगा, स्लैब से बीम पे ट्रांसफ़र हुआ, बीम से देन नेक्स्ट जो ट्रांसफ़र होगा लोड वो होगा कॉलम्स में। ऑलराइट, दीज आर डिफरेंट कॉलम्स। कॉलम से फिर लोड कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, फुटिंग में, और फुटिंग से कहाँ पे होगा, आपके सॉयल में। तो अल्टीमेटली जो भी आप कंस्ट्रक्शन किया है, अल्टीमेटली सारा का सारा लोड किसको देखना है, सारा का सारा लोड सॉयल को बियर करना है। ऑलराइट, सो दिस इज़ द लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। तो सॉयल किस प्रकार की है, इसीलिए हमने सारी बातें करी थी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में कि सॉयल किस प्रकार की है, उसमें टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फुटिंग की। बाकी आपका स्लैब, बीम, कॉलम आप लोग आरसीसी में पढ़ते ही हो एंड यू विल बी स्टडिंग इट देयर। सो यहाँ पे हम बात करेंगे फुटिंग, दैट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सॉयल एंड दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, दैट इज़ द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर, एनी स्ट्रक्चर। इफ़ यू टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे हम 2 ब्रॉड तरीके से बात कर रहे होंगे, एक होगा शैलो फाउंडेशन, एक होगा डीप फाउंडेशन। अब शैलो फाउंडेशन भी कई प्रकार के होते हैं, डीप फाउंडेशन भी कई टाइप्स होते हैं। कितने टाइप के होते हैं हम उनके बारे में जब हम उस टॉपिक में एंटर कर रहे होंगे तब हम बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं शैलो फाउंडेशन की। सो लेट अस बिगिन हियर। शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। ओके, सो शैलो जैसा नाम है वैसे समझिएगा आप इसको। शैलो मतलब क्या, कम डेप्थ पे। डीप मतलब दैट इज़ मीन्स व्हाट, ज़्यादा डेप्थ पे। अच्छा, ये तो एक नाम का डिफरेंस हो गया। दूसरा, कब आप इसको यूज़ करोगे, आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे। ऑलराइट,
क्या क्या डेफिनेशन है शैलो की और डीप की, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे समझिएगा, जो पहला फैक्टर है दैट इज़ हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ स्ट्रक्चर लोड टू द सॉइल इज देयर। सो यहाँ पे तो एट रिलेटिवली स्मॉल डेप्थ, ऑलराइट। डी फाउंडेशन में क्या होता है, एट लार्जर डेप्थ, जहाँ पे सॉइल एट शैलो डेप्थ इज़ नॉट गुड फॉर सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर। यदि ऐसा होता है तब क्या होगा, आप जो ऊपर वाली आपको सॉइल है वो आपको सही नहीं मिली, तो आप क्या करोगे, नीचे वाली सॉइल में आप कंस्ट्रक्शन करना चाहोगे, बिकॉज यू ऑलवेज वांट कि जो सॉइल है आपकी वो स्टेबल हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो लोड ट्रांसफर आपने अभी पाथ देखा वो क्या था, सारा का सारा जो लोड ट्रांसफर हो रहा था वो किस पे हो रहा था, सॉइल पे हो रहा था। तो जो सॉइल आपको चाहिए दैट शुड बी व्हाट, आई वुड से दैट शुड बी स्टेबल। ओके, इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए उसमें, जितना यूजली वेरिएबिलिटी कम होनी चाहिए थोड़ी। ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट दिस DF/B रेशियो, DF/B रेशियो की यदि मैं बात करूँ तो इफ़ आई से दैट दिस इज़ द फुटिंग, ऑलराइट, और अगर ये ग्राउंड लेवल है, ओके, और ये आपका क्या हो गया, दिस इज़ द DF इज़ नथिंग बट द डेप्थ ऑफ द फुटिंग। ओके, जो इसकी विड्थ है दैट इज दिस B। ओके, तो दिस इज द पोर्शन एयर, जो ये DF है दैट इज द डेप्थ, और जो ये B है दैट इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग। तो जो टरजागी साहब ने दिया था दैट वाज व्हाट, DF इज शुड बी लेस देन इक्वल टू B फॉर शैलो फाउंडेशन, और डी फाउंडेशन के लिए इन्होंने दिया था DF शुड बी ग्रेटर देन B, ऑलराइट। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग एयर। यदि मैं बात करूँ रेशियो की, तो यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप इसको क्या कह सकते हो कि DF/B इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, व्हेन, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि DF/B का रेशियो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और यही चीज़ डी फाउंडेशन के लिए क्या होगी, इट शुड बी ग्रेटर देन 1। अब स्कैम्पटन साहब ने जो दिया था दैट वाज 2.5 टाइम्स ऑफ B, उन्होंने कहा था कि जब ऐसा रहेगा तब तक ये हम शैलो फाउंडेशन इसको मान सकते हैं। और यहाँ पे इक्वल टू साइन हटा दीजिएगा, इट इज़ सिंपली व्हाट, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू इज हियर ओनली। तो DF इज ग्रेटर देन 2.5 टाइम्स ऑफ B, ये डी फाउंडेशन के लिए कहा गया था। जब शैलो फाउंडेशन की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बेस रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जो फाउंडेशन है ना, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, जो भी सारा का सारा लोड आ रहा है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे, जो ये विड्थ है सिर्फ और सिर्फ ये बेस पे ट्रांसफ़र हो रहा है। बट जब हमने बात करी इस डी फाउंडेशन की, तो डी फाउंडेशन पे देखिएगा क्या है, पार्टली बाय फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड पार्टली बाय एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। तो यदि मैं बात करूँ डी फाउंडेशन या पाइल फाउंडेशन की, तो पाइल्स किस तरीके से होगा, पाइल्स जो होंगी वो थोड़ी सी लॉन्ग कॉलम नुमा होंगी, है ना, लॉन्ग और कॉलम नुमा होंगी। तो इफ़ यू से दिस थिंग, और ये यदि ग्राउंड लेवल है तो, और यहाँ पे आपकी क्या है, सॉइल है। यदि इस सॉइल की हम बात करते हैं तो एक तो फ्रिक्शन आपका कैसे होगा, ये साइड फ्रिक्शन होगा, ऑलराइट, और एक क्या होगा, एंड बियरिंग होगा, ऑलराइट। जब तक हमें सॉफ्ट सॉइल मिल रही है तब तक हम फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जब हम शैलो की बात कर रहे हैं तो हम तब तक का इंतज़ार करेंगे, तब तक हम एक्सकेवेशन कर रहे होंगे जब तक हमें एक स्टेबल फाउंडेशन ना मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वो रेस्ट कर सकेगा, दैट पाइल विल बी रेस्टिंग देयर। तो यहाँ पे दो तरीके से हम देखेंगे रेजिस्ट कर रहा होगा लोड को। पहला आपका क्या, लेट्स से यहाँ पे क्यू लोड कुछ लगा, तो इसको जो है एक तो साइड फ्रिक्शन रेजिस्ट कर रहा होगा, और दूसरा क्या होगा, आपको यहाँ पे एंड बियरिंग रेजिस्टेंस मिल रहा होगा। अच्छा, डिस्टर्बेंस की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका शैलो फाउंडेशन होगा तो एक्सकेवेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक्सकेवेशन कम हो रहा है मतलब कि डिस्टर्बेंस जो होगा सॉइल में डेट विल बी मिनिमम। यदि हम बात करते हैं इसमें डी फाउंडेशन में, तो इट एक्सटेंड्स टू अ लार्जर जोन, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ज़्यादा डेप्थ तक आया है ये, है ना। सो दिस इज एक्सटेंडिंग टू अ लार्जर जोन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द फाउंडेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सकेवेशन कम डिस्टेंस तक हो रहा है तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, है ना। सो दिस इज़ मोर इकोनॉमिकल व्हेन यू टॉक अबाउट दिस शैलो फाउंडेशन। डी फाउंडेशन इज स्लाइटली लेस इकोनॉमिकल, बट जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको डी फाउंडेशन देना ही पड़ जाएगा, है ना। इवन दो इट इज़ लेस इकोनॉमिकल, बट if the situation is such that you cannot use the shallow foundation, then either of economic constraint or whatever, it will be the deep foundation that you will be using. अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रिप फुटिंग, देन स्प्रेड फुटिंग, देन रैप फाउंडेशन या मैट फाउंडेशन। तो स्ट्रिप फुटिंग में समझिएगा कि इट हैज़ लेंथ मच ग्रेटर देन इट्स
विड्थ, ऑलराइट। सो लेंथ जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, कॉमनली यूज बिलो द वॉल्स। ओके, अभी बताऊंगा कि ये कैसे दिखती है। देन स्प्रेड फुटिंग की बात करते हैं, तो ये सर्कुलर हो सकती है या सर्कुलर या स्क्वायर हो सकती है, ऑलराइट। सो यदि हम इसको कॉलम के नीचे यूज़ करते हैं तो आइसोलेटेड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। यदि मैं बात करता हूँ रेक्टेंगुलर या ट्रेपेजॉइडल प्लान की, तो वहाँ पे क्या होता है, इट इज़ यूज्ड बिलो मोर देन वन कॉलम। तो लेट अस सी हियर दैट हाउ आई कैन से दैट दिस इज़ देयर। अगर ये कॉलम है ना, और मैंने यहाँ पे स्क्वायर फुटिंग लगा दी, ऑलराइट, लेट्स से दिस इज़ देयर, स्क्वायर फुटिंग लगा दी। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये सर्कुलर कॉलम रहा हो, हमने क्या किया, इसके चारों तरफ दिस लाइक दिस, हमने यहाँ पे सर्कुलर फुटिंग यहाँ पे लगा दी, ऑलराइट। सो दिस कैन बी देयर, ये आपका स्प्रेड फुटिंग हो गया। अच्छा, स्प्रेड एक तरीके से और हो सकता है, कैसे कि आपने कभी इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा कि नीचे तो इट हैज़ समथिंग वाइडर बेस और ऊपर की तरफ जाकर जाते हैं, है ना। तो दिस इज़ द कॉलम हेयर, और जो ये फुटिंग है आपकी, ये क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। यहाँ पे तो ज़्यादा विड्थ है, कुछ B1 विड्थ, जो नीचे यहाँ पे आप विड्थ की बात करो तो यहाँ पे थोड़ा B2 विड्थ, इट इज स्लाइटली लेसर। यहाँ पे जो विड्थ है वो थोड़ी सी और कम हो चुकी है। सो दिस टाइप ऑफ फुटिंग इज ऑल्सो नोन एज स्प्रेड फुटिंग, क्योंकि स्प्रेड हो रही है ये, ओके। देन वी टॉक अबाउट रैफ्ट फाउंडेशन एंड मैट फाउंडेशन। यदि कॉलम बहुत ज़्यादा हो जाए, और अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यदि 40% अगर आपने लेट से आपका प्लिंथ एरिया है ना, आपका प्लिंथ एरिया है और आपको यहाँ पे कॉलम लेट से 50% एरिया में लगाने लग गए, ओके, तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको कुछ यहाँ पे फुटिंग बनानी होगी हर एक कॉलम के लिए, है ना। ऐसे आप हर एक कॉलम के लिए फुटिंग बना रहे होगे, बट ये कंडीशन है, एक गाइडलाइन दिया गया है कि यदि जो आपका फुटिंग का एरिया है, आप इंडिविजुअल फुटिंग आप निकाल रहे हो, है ना, इंडिविजुअल फुटिंग आप बना रहे हो सब कॉलम के लिए, और वो 40% ऑफ प्लिंथ एरिया से ज़्यादा आती है, यदि ऐसा होता है तो आप रैफ्ट फाउंडेशन या मैट फाउंडेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। यानी कि आप इंडिविजुअल कॉलम ना देके, इंडिविजुअल फुटिंग ना देके आप क्या करिए, जितने भी कॉलम्स हैं, ओके, जितने भी कॉलम्स हैं आप इनको लिए क्या कर दीजिए, एक पूरी फुटिंग दे दीजिए। तो दिस इज़ द टॉप व्यू ऑफ दिस मैट फाउंडेशन, ठीक। तो ये जो नीचे आपको जो बेस दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा कंटिन्यूस थिंग है, यहाँ पे ये आइसोलेटेड की तरह नहीं है, ऑलराइट। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ मैट विच इज़ देयर, है ना, राफ्ट बोल देते हैं, मैट बोल देते हैं, सो दैट इज़ देयर। द टाइप ऑफ फाउंडेशन डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, नेचर ऑफ द सबसॉइल स्टेटा, नेचर ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर एंड देयर आर देन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। जैसा आपको रिक्वायरमेंट है किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अच्छा, लेट अस सी हियर स्टेप या कंटिन्यूस फुटिंग। तो यहाँ पे आप समझिएगा, ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शन आपको दिखा रखा है, यहाँ पे जो डायग्राम्स हैं यहाँ आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है। यदि मैं बात करता हूँ क्रॉस सेक्शन की, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो क्या कि दिस इज़ द वॉल देयर, है ना, अगर ये वॉल टाइप का है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको आउट ऑफ द प्लेन ले लीजिए या फिर इनसाइड द प्लेन ले लीजिए। सो इट विल व्हाट, कंटिन्यूइंग आउटसाइड द प्लेन, है ना। तो दिस इज़ द वॉल हेयर, है ना, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूसली इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन जा रही होगी, है ना। दिस वॉल विल बी लाइक दिस, कुछ इस तरह की मिलेगी आपको वॉल, है ना, ये आपकी वॉल हो जाएगी, और आपका ऐसे ही सिमिलरली फुटिंग भी होगा नीचे, है ना। तो इफ दिस इज़ द पॉइंट देन इट इज़ व्हाट, स्ट्रिप फुटिंग या कंटिन्यूस फुटिंग। स्प्रेड फुटिंग की बात करते हैं तो सिंपल रहेगा, अगर आप चाहो तो इस तरीके से स्टेप भी हो सकता है, स्प्रेड या स्टेप बोल देते हैं हम लोग कई बार, ठीक। अच्छा, आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो क्या कि एक सिंपल कॉलम है और एक फुटिंग ये यहाँ पे दे रखी है, अकेले का कॉलम है, उस अकेले कॉलम के लिए अकेले फुटिंग आपने दे रखी है, दैट इज़ देयर। यदि मैं बात करता हूँ स्प्रेड फुटिंग की, ठीक है, कंबाइंड फुटिंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये टॉप व्यू है, ठीक, दिस इज़ द टॉप व्यू, आप ऊपर से इसको देख रहे हो, ऑलराइट। टॉप व्यू में आप समझिएगा क्या कि एक कॉलम तो ये है, एक कॉलम ये है, और नीचे जो है ये आपने ये वाली फुटिंग प्रोवाइड कर रखी है, और ये कैसे दे रखी है आपने, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग दे रखी है। अच्छा, यहाँ पे दो प्रकार की फुटिंग हो सकती है क्या, या तो रेक्टेंगल हो सकती है या तो ट्रेपेजॉइडल हो सकती है। बट आप खुद ही समझिए क्या कि यदि मान लो कि यहाँ पे जो लोड आ रहा है, लेट्स से Q1, ठीक, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस लोड Q2, और आप जानते हैं कि Q1 इज़ लेस देन Q2। यदि यहाँ पे लोड कम है
तो जो इसके नीचे फुटिंग बनाने की आवश्यकता है वो क्या होगा, उसमें कम ही एरिया आप दे दो तो अच्छी बात है। सो यहाँ पे देखिए आपने एरिया क्या दिया है, बहुत ही कम दिया है, बट जो ये लोड Q2 है ये काफ़ी बड़ा है। ये जब काफ़ी बड़ा है तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ये देखिए ना यहाँ पे ये वैल्यूज़ यहाँ पे आपने क्या करी, बढ़ा दी। ठीक, सो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसा आपका लोड होता है, उस हिसाब से आप चीज़ों को कर सकते हैं। यदि यहाँ पे Q1 Q2 बराबर होते तो आप डायरेक्टली आप क्या करते, आप वहाँ पे रेक्टेंगुलर फुटिंग प्रोवाइड कर सकते थे, ना कि ट्रेपेजॉइडल। ओके, तो लोड जैसा जैसा हो, जैसा जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, उस हिसाब से आप चीज़ों को कर सकते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द स्ट्रैप फुटिंग, अब स्ट्रैप फुटिंग समझिएगा, ये आपका टॉप व्यू है अगेन, ऑलराइट, टॉप व्यू है आपका ऑफ दिस स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग, स्ट्रैप मतलब एक तरीके से स्ट्रैप से बांध देना, है ना। इफ़ देयर आर 2 पिलर्स देयर और उसको हमने स्ट्रैप से या फिर किसी से बांध रखा है तो क्या होता है, उसको हम बोल देते हैं स्ट्रैप फुटिंग। तो यहाँ पे समझिएगा, ये आपका एक पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, कब बनाते हैं ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यदि मैं बात करूँ, ये कॉलम हो गया, तो दिस इज़ द कॉलम नंबर 1 और दिस इज़ द कॉलम नंबर 2। अब यहाँ पे समझ सकते हो आप ये कि जस्ट बाउंड्री पे है। लेट्स से कि आपकी ये प्रॉपर्टी है ना, यदि आपकी ये प्रॉपर्टी है तो आपने क्या किया, आप एरिया मैक्सिमाइज़ करने के लिए आप दीवार के बीच का एरिया मैक्सिमाइज़ करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए कॉलम एकदम दूर दूर रखना चाहोगे। ठीक, भले ही बीम की थिकनेस बढ़ जाएगी, बट आप कॉलम क्या करोगे, दूर दूर रखना चाहोगे। बट जब ये यहाँ पे कॉलम आपने कंस्ट्रक्ट किया, ऑलराइट, कॉलम आपने कंस्ट्रक्ट किया, तो कॉलम आपने कंस्ट्रक्ट तो इस तरह किया, बट ये आपकी प्रॉपर्टी लाइन हो गई है मान लीजिए। ओके, कॉलम आपने कंस्ट्रक्ट किया, तो कॉलम तो जब बनेगा तो कुछ ऐसा बन रहा होगा कि कुछ, ये तो आपकी बाउंड्री है, ये किसी पड़ोसी की बाउंड्री है, तो क्या हो रहा होगा, ये आप कॉलम यहाँ पे तो दे नहीं पाओगे, है ना, जो यहाँ पे सॉरी कॉलम की जो फुटिंग है वो तो आप यहाँ प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप दूसरे की लैंड में एंक्रोच कर जाओगे। तो ऐसा ना हो, ठीक, ऐसा ना हो तो क्या होता है, देखो ये जो फुटिंग है आप सिर्फ अपने ही प्रॉपर्टी में प्रोवाइड कर पाओगे। ये आपका घर है नंबर 1, ये पड़ोसी का घर है मान लो लेट्स से नंबर 2। तो अब जब फुटिंग सिर्फ और सिर्फ इतनी आपने प्रोवाइड करी है तो क्या होगा, ये ओवर टर्निंग की टेंडेंसी होगी, ये इधर गिरने की कोशिश कर रहा होगा। यदि ये गिर रहा हो तो आप क्या करो, अगर ये इधर की तरफ मूव कर रहा हो तो आप इसको क्या करोगे, इधर की तरफ बांध दोगे। इधर की तरफ यदि आप बांध देते हो तो कैसे करोगे, पुल करना चाहोगे। पुल के लिए आपने क्या किया, इस स्ट्रैप की मदद ली। ठीक है, स्ट्रैप की मदद ली और आपने यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन किया और आपने उसको वहाँ पे होल्ड कर लिया। सो दिस इज़ द वे ऑफ डूइंग दिस स्ट्रैप फुटिंग। रैप फाउंडेशन के बारे में मैंने बात कर ली, क्या कि इफ़ दैट इज़ अ लार्ज एरिया, और लार्ज एरिया पे यदि कॉलम बहुत ज़्यादा हो, इतने ज़्यादा कि वो 40% ऑफ प्लिंथ एरिया को एक्सीड कर जाए, उस केस में आप क्या करेंगे, रैफ्ट या मैट फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो 3 जनरल रिक्वायरमेंट हैं, 3 बेसिक क्राइटेरिया हैं, लोकेशन एंड डेप्थ, बेरिंग कैपेसिटी का क्राइटेरिया जो कि हम शेयर फेलियर के रूप में बात कर देते हैं, और एक होता है सेटलमेंट का क्राइटेरिया। तो ये तीनों क्राइटेरिया की हम बात करेंगे। ये तीनों ही क्राइटेरिया आपस में रिलेटेड नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि हमें हर एक क्राइटेरिया को चेक करना पड़ेगा। यदि हम हर एक हम कह देते हैं कि यार कि बेरिंग कैपेसिटी में ठीक है, सेटलमेंट में फेल हो रहा है, मतलब कि सॉयल पे जो फुटिंग बनाई जा रही है डैट विल नॉट बी स्टेबल, होना क्या चाहिए। या फिर ये आप कह दो कि लोकेशन और डेप्थ में तो ठीक है, बट बेरिंग कैपेसिटी में ठीक नहीं है और सेटलमेंट में भी ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये बेरिंग कैपेसिटी में अगर फेल हो रहा है तो क्या होगा, आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे। आपके लिए हमेशा रिक्वायरमेंट है कि ये भी होना चाहिए और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बेरिंग कैपेसिटी वाली भी और सेटलमेंट वाली भी। So we'll be looking into this in the next class. Thank you for today.